बच्चों स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने जो है वो पहले 6 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे, 6 क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लिए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है 14 चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, उस 14 चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं हम वो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 7 14.7। इस 14.7 शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से ये कहा जाता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन ऑफ स्पेस कैन यू सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज जीरो। कि चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी रीजन में मूव कर रहा है तो आपने ये बताना है कि उसके ऊपर लगने क्या वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है, और उसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो जवाब बेटा जी आप लोगों के पास है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है Fb वो बराबर होता है QVB साइन ऑफ थीटा की। अब पहली बात तो ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। कि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को फेंका है और वो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ हमारे पास और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो बेटा दो केसेस आप लोगों ने यहां पर बताने हैं। नंबर 1 इट मे और मे नॉट। अब कब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी और कब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होगी, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब क्या है कि Fb आपके पास जीरो होगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास मौजूद नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में भी चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो सकती है, और वो डिपेंड किस चीज पे करती है, वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, एंगल के ऊपर। अगर हम ये देखें कि V और B ये दोनों पैरेलल होते हैं, अगर V पैरेलल टू B हो, या हम ये बात कर लें कि V जो है वो हमारे पास एंटी पैरेलल है किस चीज के, B की, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर V और B के दरमियान जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और इस केस के अंदर हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है तो अब वैल्यूज पुट कर लें तो फोर्स क्या हो जाएगी 0। अब इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या दिया 0 है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद है, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो इस केस के अंदर बेटा जी वैल्यू पुट कर दें तो Fb आपके पास क्या हो जाएगा QVB साइन ऑफ 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर Fb क्या हो जाएगा 0। और दूसरे केस में, इस केस में अगर आप बात करें तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं जी Fb इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ 180, और इस केस में साइन 180 किसके बराबर होता है जी 0 के। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 0, तो Fb क्या हो जाएगा 0। तो बेटा जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप डायरेक्टली ये नहीं बताएंगे कि आंसर आपके पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड 0 है। आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो भी सकती है और मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं भी हो सकती। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद भी हो सकती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी की क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरे नंबर पर कि आपके चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो एंगल कितना हो जाएगा 180। तो दोनों केसेस के अंदर फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगनी है वो क्या हो जाएगी 0। तो ये आपका 14.7 क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है 14.8। Why does the picture on a TV screen become distorted when a magnet brought near the screen? इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो हमारे पास टेलीविजन की स्क्रीन है, पिक्चर उसके ऊपर कैसे बनती है, पिक्चर बनती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रही होती है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से आपकी टेलीविजन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर क्या बनती है, पिक्चर बनती है। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जा रही है और रास्ते में आपने कोई मैग्नेट रख दिया है तो उस मैग्नेट की वजह से होगा क्या, वो मैग्नेट क्या करेगा, उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स होती है, इट इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो इस केस में बेटा जो हमारे पास 14.8 जो है
कि हमारे पास पिक्चर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो कब बनती है, कैसे बनती है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बनती है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से हमारे पास जो पिक्चर बनती है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो बराबर होगी किसके बराबर, प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास बेटा जी फॉर्मूला, इसके मुताबिक हमारे पास क्या है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करती है और उसकी मदद से पिक्चर बनती है। लेकिन जब आप किसी मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स। और उस फोर्स की वजह से होता क्या है कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने असल रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है तो उसके पाथ को चेंज कर देती है। तो इस वजह से जो पिक्चर है टीवी स्क्रीन के ऊपर वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। जब भी आप मैग्नेट को करीब लेके जाते हैं तो पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि पिक्चर किसकी मदद से बन रही है, चार्ज पार्टिकल की मदद से, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के करीब मैग्नेट लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी जो उसकी मोशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। अब आपने जो है वो ये देखना है कि टॉर्क कब प्रोड्यूस नहीं होगा। आपने एक लूप रखा तो उसकी क्या ओरिएंटेशन होगी, किस तरह से आप उस लूप को प्लेस करेंगे कि आपके पास जो है वो क्या हो, लूप रोटेट ना करे। तो बेटा जी रोटेट के लिए आपके पास फॉर्मूला जो मौजूद होता है 14.9 के केस में, 14.9 में बेटा जी आप लोगों ने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है। टॉर्क किसके बराबर होता है, BINA cos ऑफ अल्फा। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको किस तरह से, किस एंगल के ऊपर लूप को ओरिएंट करूं। अगर मैं लूप को इस तरह से ओरिएंट करूं कि मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल के एरिया के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री होगा, किन दो चीजों के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया जो है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बल्कि थीटा नहीं, यहाँ पर अल्फा यूज करें तो अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा जी, BINA cos ऑफ 90 डिग्री। और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो आपके पास टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो कब जो है वो रोटेट नहीं करेगा, आंसर में बोलने लगो, जरा सुनिएगा कि द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय, टॉर्क आपके पास गिवन है। आपने आगे बताना है कि लूप हम n की जगह 1 इस्तेमाल कर रहे हैं, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द लूप के दरमियान जो एंगल आपके पास है वो क्या है जी, अल्फा। अब आपने क्या देखना है, when the plane of the loop is placed perpendicular to the magnetic field, plane of the loop is perpendicular to the magnetic field। तो जब ये perpendicular होगा तो अल्फा 90 डिग्री होगा, तो टॉर्क आपके पास क्या होगा, 0। तो प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो रोटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपके पास है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। तो सेम जो आप लोगों ने आंसर यहां पर पढ़ा है कि आपने ये पता लगाना कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला, द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू BINA cos ऑफ अल्फा। If a current loop experiences a torque on placing with different orientation in a given region of space, then the magnetic field is present in that region। यानी कि अब आप अदर देन 90 एंगल रखें, यानी कि आपने ये पता लगाना कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। तो 90 के अलावा आप कोई एंगल रखें, अगर आपके पास लूप जो है वो रोटेट कर जाए तो इसका मतलब है वहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और अगर लूप रोटेट ना करे तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। बाकी आंसर दोनों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाती है। तो अगर सर्कल में मूव करवाती है तो बेटा जी आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर होती है EVB के, और ये बराबर होगी mv² ओवर r के। तो यहां से बेटा जी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है किस चीज को, रेडियस को। तो सिंपल अगर आप रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा इसको इधर ले आए, r किसके बराबर हो जाएगा, mv² ओवर EVB। ठीक हो गया। तो ये मुझे बताएं कि ये वाला v एक v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r किसके बराबर आ जाएगा, mv ओवर E इंटू बी। बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m। अब आप लोगों को पता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है।
तो जितना मैथ ज्यादा होगा इतना रेडियस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से रेडियस बनेगा, एक ये आ गया आइसोटोप, एक ये आ गया, तीसरा आपके पास ये आ गया, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। तो आप जो है वो क्या चीज मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के लिए, रेडियो आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए। तो बेटा जी आज के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो 14.7 से लेकर 14.11 तक थे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 15 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, थैंक यू सो मच।